और आप सभी के लिए आज के एडिटोरियल में आज हम बात करने वाले हैं अजय शंकर जी के द्वारा लिखे हुए लेख के बारे में या एडिटोरियल के बारे में। क्या बोल रहे हैं? रीओपन द फाइल, रिकंसीडर प्राइवेटाइजेशन। इनके फर्स्ट फ्रेज में है रीओपन द फाइल। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन की फाइल फिर से रीओपन कर दी है। क्यों? क्योंकि ये 1991 से ही ऐसी बातें चल रही थी कुछ कि इनको जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं उनको क्या किया जाए, प्राइवेटाइज किया जाए। तो रीओपन द फाइल, इस गवर्नमेंट ने फाइल खोली है। रिकंसीडर प्राइवेटाइजेशन कि भाई फिर से उस पर विचार करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन पर। क्यों, क्या, कैसे, ये हम पूरा देखेंगे आज के एडिटोरियल में। तो तब तक आपके लिए काम कितना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही है। तो और आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दूँगा। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ ज्वाइन। और आगे आने वाले जितने भी क्लास हुआ या जो भी मेरे प्रोग्राम है वो भी आप वहाँ पर अपडेट ले सकते हो। तो जहाँ पर आप अपडेट ले सकते हो, तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम। तो यहाँ पर क्या है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंक्लूडिंग द बैंक हैज़ बीन पार्ट ऑफ द विश लिस्ट टू इकोनॉमिक रिफॉर्मर सिंस 1991। तो बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन है वो किसकी विश लिस्ट में था? जो भी रिफॉर्मर थे, आर्थिक मामलों के रिफॉर्मर या इकोनॉमिक रिफॉर्मर थे, उनकी विश लिस्ट में था कि भाई बैंकों का भी प्राइवेटाइजेशन किया जाए। कौन से बैंकों का? जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे, क्योंकि प्राइवेट बैंक तो आए नहीं थे उस समय एग्जिस्टेंस में। दिस वाज द एट द कोर ऑफ द वॉशिंगटन कंसेंसस। और ये एक कोर था वॉशिंगटन कंसेंसस का। अब वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है, ये थोड़ा सा एडिटोरियल वैसे ही लंबा हो जाएगा। ये इसी को ही तो आप उतना पेशेंसली लास्ट तक देख नहीं पाते हो, तो वो मैं कहीं किसी अलग वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। द प्राइवेट सेक्टर इज इनहेरेंटली मोर एफिशिएंट। प्राइवेट सेक्टर क्या है, आंतरिक रूप से क्या है, बहुत एफिशिएंट है। द ग्राउंड रियलिटी ऑफ democratic politics in India, however, kept coming in a way of actual privatization through progressive disinvestment of the share of public sector undertaking in market has been taking place over the year। और यहाँ पर जो हमारी डेमोक्रेटिक अलायंस है, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक जो राजनीति है, उसमें क्या हुआ है कि जो एक्चुअल प्राइवेटाइजेशन है वो होता रहा है। अपने मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, एंटरप्राइजेस के फ़ायदे को और साथ ही साथ खुद के फ़ायदे के लिए समय समय पर अपना प्राइवेटाइजेशन करती आई है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब एनडीए, मतलब जो वर्तमान में जिसकी सरकार है, इन द अर्ली 2000 डिड अंडरटेक सम प्राइवेटाइजेशन बट हैड टू पॉज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल बैकलॉग्स। तो यहाँ पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब जो वर्तमान जिस अलायंस की सरकार है इंडिया में, उसने 2000 की शुरुआत में भी इस प्रकार के प्रयास किए थे, लेकिन पॉलिटिकल बैकलॉस मतलब वो सत्ता से चली गई, वो हार गई 2004 में। तो वो क्या हो गया, पॉज हो गया, पॉज करना पड़ा था प्राइवेटाइजेशन को। क्यों? क्योंकि जो यूपीए मतलब जो यूपी अलायंस है वो उतनी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं थी। दिस वाज नेवर इन द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एजेंडा, उसके एजेंडा में कभी नहीं था, मतलब यूपीए के एजेंडा में नहीं था। फॉर 6 ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो डिड नॉट कंसिडर इम्पोर्टेंट। और पिछले 6 साल से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। बट इट इज़ नाउ बीइंग परस्यूड विथ वैगर हैज़ हाई प्रायोरिटी विथ एक्सट्रीमली एम्बिशियस टारगेट रेमिनिसेंस ऑफ द थिएटर एरा इन यूनाइटेड किंगडम। लेकिन अभी गवर्नमेंट का क्या लग रहा है, पूरी ताकत से जुटी हुई है कि भाई एक हमारा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसे हमें प्राइवेटाइजेशन करना ही है। और ये किस चीज़ की याद दिलाता है? थिएटर के एरा की, जो यूनाइटेड किंगडम में थिएटर जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी उनके युग की याद दिलाता है। उनके रेमिनिसेंस मतलब संस्मरण कहलाता है, मतलब उस समय की याद दिलाता है कि उन्होंने भी ऐसा ही किया था। इंडिया इज़ राइट नाउ गोइंग थ्रू इट वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर इंडिया हमारे भारत को देखा जाए तो वर्तमान में ये बहुत ही बुरी क्राइसिस से गुजर रहा है।
The highest ever contraction in the economy took place last year. Unemployment has risen, income for the growing number are falling, bank non-performing assets may be ballooning and the fiscal deficit is rising. तो यहाँ पर may be ballooning सबसे पहले क्या हो रहा है, इंडिया की एक आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, लोगों की जॉब जा रही है, इनकम जो है वो रिड्यूस हो रही है, जो बैंकों का पैसा है वो भी क्या हो रहा है, एनपीए में जो बैंकों ने लोन दिया था वो एनपीए में बदलने के लिए तैयार बैठा है। बलूनिंग मतलब इट्स अभी कम्प्लीटली नहीं सामने आया है, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी बन रही है कि जिन लोगों ने लोन लिया है वो चुका नहीं पा रहे हैं, तो इन फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी है कि वो एनपीए में तब्दील हो और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा या बहुत सारे लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे अगर ऐसी कंडीशन रही तो। और जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इन दिस सर्कमस्टेंसेस इट वुड बी प्रूडेंट टू थिंक थ्रू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन। और ऐसे समय में ये एक बहुत विवेकपूर्ण निर्णय होगा या विवेकपूर्णता से हमें सोचना होगा कि इसके नुकसान और फायदे क्या हैं जो हम एग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेज दैट इज़ ऑन द एनविल। तो ऐसी मतलब प्राइवेटाइजेशन एनविल मतलब जो एक ढलान पे है या बहुत बुरी कंडीशंस में है। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस विथ ईच नीडिंग इट्स ऑन एनालिसिस। तो यहाँ पर 3 प्रकार की पब्लिक सेक्टर कैटेगरी को उन्होंने डिवाइड किया है और इनका कहना है कि उसमें भी अपने खुद का एनालिसिस करें गवर्नमेंट और फिर इस चीज़ का निर्धारण करें कि प्राइवेटाइजेशन सही है या गलत है। कैटेगरीज, इशू एंड सॉल्यूशन। सबसे पहले कैटेगरीज, फिर उसका मुद्दा क्या है और देन सॉल्यूशन उसका क्या है, क्या प्राइवेटाइजेशन ही सॉल्यूशन है। देयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ एंटरप्राइजेज विच हैव बीन सिक फॉर लॉन्ग टाइम। सबसे पहली कैटेगरी ऐसी है कि जो लंबे समय से क्या है बहुत बुरी कंडीशन में एंटरप्राइजेज, मतलब एनपीए बढ़ रहा है या कंटिन्यूसली क्या है घाटे में चल रही हैं। देयर तो उनके लिए क्या है, देयर टेक्नोलॉजी, प्लांट एंड मशीनरी आर ऑब्सोलेट्स। ऑब्सोलेट का मतलब पुराने ढंग के, मतलब जिनकी टेक्नोलॉजी जो प्लांट हुए वो या मशीनरी हुई वो क्या हो, पुराने हो गई हैं या पुराने ढंग वाली हैं या सीधी सी बात है आउटडेटेड है। देयर मैनेजरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स हैव एट्रोफीड। एट्रोफीड का मतलब कमज़ोर हो गया, मतलब जो उनका मैनेजमेंट कमज़ोर हो चुका है। रिव्यू हैव कम टू सेम कंक्लूजन। और यहाँ पर रिव्यूज़ जो है वो सेम कंक्लूजन पर आ रहे हैं। तो दीज आर द बियॉन्ड रिडेम्पशंस। तो ऐसे जो एंटरप्राइजेज हैं उन्हें आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये क्या है, बियॉन्ड रिडेम्पशन, मतलब इनको आप वो नहीं करना चाहिए। तो दे शुड बी क्लोज, तो या तो उनको आइदर क्लोज कर देना चाहिए एंड असेट सोल्ड, और उनकी जो संपत्ति है उनको क्या कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए। बट दिस हैज़ बीन डिफिकल्ट with successive government as the labor in these enterprises have had a political constituency which has prevented closure। लेकिन ऐसा easily आप कर नहीं सकते, क्यों, जहाँ पर वो वर्कर काम कर रहे हैं वो वर्कर एक पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप करेंगे जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। विथ इट्स पॉलिटिकल स्ट्रेंथ द गवर्नमेंट should be able to close these in time bound manner with a generous handshake for the labor। और यहाँ पर इनका कहना है कि वहाँ पर अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति की दम पर जो भी वर्तमान में गवर्नमेंट है या उस समय जो गवर्नमेंट है उसे बड़े जल्दी ही टाइम बाउंड मैनर में उसको बंद करना चाहिए, और साथ ही साथ लेबर से बात करके कि भाई एक जेनरस मैनर में चीज़ें रन हो रही हों, उन सब चीज़ों को कि लेबर का भी नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान ना हो, इस हिसाब से उसको जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए। आफ्टर सेलिंग मशीनरी एज स्क्रैप, जब हम मशीनरी एज ए स्क्रैप मतलब एक एक चीज़ बेच दी मशीन के नाम पर, देयर वुड बी वैल्यूबल लैंड लेफ्ट, तो वहाँ पर जो बचा रहेगा वो क्या बचा रहेगा, ज़मीन बची रहेगी जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। दिस लैंड वैल्यू हैव बिकम हाई, और यहाँ पर जो लैंड वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, प्रूडेंट डिस्पोजल ऑफ दिस प्लॉट ऑफ लैंड इन ए स्मॉल अमाउंट वुड यील्ड लार्ज इनकम इन द कमिंग ईयर। और यहाँ पर एक लंबा जो प्लाट है उसको आप अगर विवेकपूर्ण ढंग से छोटे छोटे अमाउंट में, मतलब आधा किसी और कंपनी को दे दिया, आधा किसी और कंपनी को दे दिया, तो उससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकती है गवर्नमेंट आने वाले समय में।
All this would need to creation of dedicated efficient capacity as a task is huge and challenging. तो यहाँ पर ये सब करना इतना ईजी नहीं होगा। ये एक बिल्कुल डेडिकेटेड एफिशिएंट, मतलब आप डेडिकेटेड रूप से इस चीज़ में काम करते रहें तब ये चीज़ होंगी, और ये उसके बाद भी एक बहुत बड़ा और चैलेंजिंग टास्क है। These enterprises may be taken away from their parent line ministry and brought under the one holding company, which should have some mandate to speedy liquidation and asset sale। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो अपनी मिनिस्ट्री से या जो भी गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी उससे अलग कर दी गई हों ऐसी एंटरप्राइजेज, लेकिन उनके पास एक सोल मतलब मैंडेट होगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति खरीदेगा या जो भी व्यक्ति उसकी ओनरशिप रहेगा वो उसका अकेले का निर्णय होगा। तो वो क्या कर सकता है, उसका स्पीडी जो भी मैनेजमेंट है, जहाँ जहाँ ख़राब है उस मैनेजमेंट को सुधार सकता है, उसमें जहाँ जहाँ पैसों की ज़रूरत है उन पैसों को क्या कर सकता है, पुट कर सकता है, जिससे वो एंटरप्राइजेस क्या करे, ग्रो करे। देन देयर आर एंटरप्राइजेज विच हैव बीन फाइनेंशियल सिक बट कैन बी टर्न अराउंड। अब यहाँ पर दूसरे प्रकार की एंटरप्राइजेज आ जाती हैं, कैसी कि जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो रिकवर करने की स्थिति में है कि अगर रिसोर्स मिल जाए या थोड़ी सी सहायता मिल जाए तो दे कैन रिकवर। देयर डिफिकल्टी कैन बी ट्रेस्ड टू मिनिस्ट्रियल माइक्रो मैनेजमेंट स्पेशली इन द एंटरप्राइजेज विद अ डायरेक्ट कंज्यूमर इंटरफेस। तो यहाँ पर उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसे मिनिस्ट्रियल लेवल पर डिटेक्ट कर लेना चाहिए और उसे सॉल्व करने के दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए। वेयर प्राइवेट मैनेजमेंट थ्रू प्राइवेटाइजेशन और इंडक्शन ऑफ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द बेस्ट वे टू रीस्टोर वैल्यू ऑफ दिस एंटरप्राइजेस। तो ऐसी एंटरप्राइजेस को या तो आप प्राइवेटाइज कर दो, तो वो क्या करेगा कि जो भी रिगार्डिंग जो भी खरीदेगा व्यक्ति वो इन सब चीज़ों को क्या कर लेगा, नॉर्मलाइज कर लेगा। या फिर आप एक किसी पार्टनर को तलाश कर लो ऐसे उसमें कि वो पार्टनर भी क्या करेगा, वो आपका साथ देगा, तो वो उस एंटरप्राइजेस को आगे लाने के लिए काम करेगा। दिस शुड बी परस्यूड ऑन प्रायोरिटी, और ये प्राथमिक रूप से करना चाहिए गवर्नमेंट को। एयर इंडिया एंड इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होटल आर गुड एग्जाम्पल। यहाँ पर इन्होंने 2 गुड एग्जाम्पल दिए, एयर इंडिया का और ITDC का। बट दीज नीड बोल्ड डिसीजन। एयर इंडिया शुड आइडली बी मेड डेप्थ फ्री एंड न्यू मैनेजमेंट शुड हैव फ्रीडम परमिटेड अंडर द लॉ एंड पर्सनल मैनेजमेंट टू गेट इन्वेस्टर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या है कि एयर इंडिया को आइडियली लेने के लिए सबसे पहले उसे डेप्थ फ्री करना चाहिए, और डेप्थ फ्री करने के साथ आप जिस भी मैनेजमेंट को आप दे रहे हो उस मैनेजमेंट के पास पूर्ण अधिकार होने चाहिए कि जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए वो जो निर्णय ले पाए वो ले, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वन डेप्थ फ्री मैनेजमेंट कंट्रोल विथ 26% स्टेक मे बी गिवन। तो डेप्थ फ्री मैनेजमेंट के लिए 26% में भी दे सकते हो एज अ वैल्यूशन, और जैसे ही वैल्यू उसकी राइज होती है, जैसे मतलब उस कंपनी की स्थिति अच्छी होती है, तो गवर्नमेंट को रिड्यूस इज स्टेक फर्दर एंड गेट मोर मनी। फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि उस अपने स्टेक को फिर और कम कर सकती है, क्योंकि जब वैल्यूएशन बढ़ गई कंपनी की तो गवर्नमेंट के जो पास जो शेयर हैं उस कंपनी के वो और महंगे बिकेंगे। तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट इससे और फ़ायदा ले सकती है। इफ़ वेल हैंडल सिग्निफिकेंट रेवेन्यू वुड फ्लो टू गवर्नमेंट, और अगर ये इसे अच्छे से हैंडल किया गया तो अच्छा अमाउंट गवर्नमेंट को मिल जाएगा। द चाइनीज़ मॉडल। अब यहाँ पर चाइना की बात कर रहे हैं कि चाइना में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का क्या मॉडल है, वो क्या कर रहा है। देन देयर आर मैनी प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस। pragmatism instead of ideology should guide thinking about them. The Chinese chose to nurture their good state-owned enterprises as well as their private ones to succeed the domestic and global market by increasing their competitiveness in cost, quality and technology. तो यहाँ पर चाइना ने क्या किया, चाहे उसके प्राइवेट एंटरप्राइजेस हों चाहे पब्लिक एंटरप्राइजेस हों, दोनों को उसने क्वालिटी कॉम्पिटिटिवनेस में डाला। किस किस की कॉम्पिटिटिवनेस में, कॉस्ट, क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों की कॉम्पिटिटिवनेस में उसने अपने एंटरप्राइजेस को झोंक दिया, जिससे क्या हुआ उन एंटरप्राइजेस में वो निखल कर सामने आए। और उसका परिणाम क्या हुआ, इन फॉर्च्यून 500 लिस्ट
द नंबर ऑफ चाइनीज एंटरप्राइजेज इज 124। फॉर्चून जो अपनी लिस्ट निकालता है टॉप 500 एंटरप्राइजेज की, उसमें 124 चाइना के थे। और एक और हैरान कर देने वाली बात क्या है कि 91 पब्लिक एंटरप्राइजेज थे, मतलब जो वहाँ की स्टेट या जो सरकार चला रही थी। द चाइनीज चोज टू प्रमोट बोथ देयर पब्लिक एज वेल एज देयर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज टू राइज, क्योंकि चाइना ने ये सिलेक्ट किया वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों को ही बढ़ाएगी। बोथ हैव मेड चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर दैट इज टुडे। और उन्हीं दोनों चाहे प्राइवेट एंटरप्राइजेज हो पब्लिक एंटरप्राइजेज हो, दोनों ने ही चाइना को वर्तमान में सुपर पावर बना दिया। विथ प्रॉफिटेबल पब्लिक एंटरप्राइजेज द गवर्नमेंट कैन कंटिन्यू टू रिड्यूस दिस शेयर होल्डिंग by offloading share and even reducing its stakes to less than 51% while remaining the promoter and being it control। तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस हैं उससे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंटिन्यूसली अपना शेयर घटा सकती है और 51% से भी कम कर सकती है। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट की वो कंपनी अच्छी थी, उसके शेयर बगैर कोई शक के क्या होंगे, हाई होंगे। तो गवर्नमेंट उससे ज़्यादा फंड रेज कर सकती है और बाकी जो अपने 51% से भी अपने शेयर कम कर सकती है, और जो बचा हुआ शेयर है वो जो स्टेक होल्डर हैं या जो इन्वेस्टर है उनके हाथ में रहेगा। कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट टू गेट मैक्सिमम वैल्यू ओवर द मीडियम टर्म आफ्टर द कंसिडरिंग मार्केट कंडीशन शुड बी गोल इंस्टीड ऑफ बीइंग टारगेट ड्रिवन टू गेट लोअर फिजिकल डेफिसिट नंबर टू प्लीज रेटिंग एजेंसीज। तो यहाँ पर इनका कहना है कि एक विवेकपूर्ण डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंडिया को, ना कि इस आधार पर कि भाई हमारा फिजिकल डेफिसिट कम हो जाए इसके लिए आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, इनका सीधा सा कहना है कि जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो कुछ भी कहती रहती हैं, आप उनके चक्कर में ना पड़ो, उनको खुश करने के लिए आप अपने फ़ायदे को दरकिनार ना करो। इनकरेक्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस एसेट सेल should not be classified as a revenue income for computing the fiscal deficit। तो यहाँ पर करेक्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस मतलब जो ओरिजिनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है उसमें जो असेट सेल होती है उसको आप रेवेन्यू इनकम में क्लासीफाइड नहीं कर सकते। क्यों? अगर लेकिन क्या है, रेवेन्यू में अगर आप क्लासीफाइड नहीं करोगे तो आपका फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, कम नहीं होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है कभी कभी कि उसे रेवेन्यू में काउंट करवा देती हैं, जबकि ऐसा ओरिजिनल में होता नहीं है। इन पैरेलल मैनेजमेंट मे बी गिवन लॉन्गर एंड स्टेबलर टेन्योर, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू अचीव आउटकम एंड मोर कॉन्फिडेंस टू टेक वेल कंसिडर कमर्शियल रिस्क। तो यहाँ पर समानांतर रूप से हो सकता है मैनेजमेंट को ज़्यादा समय लगे किस चीज़ के लिए कि जो भी एंटरप्राइजेस है उसको उभारने के लिए, और हो सकता है वो रिस्क भी ले इस चीज़ के लिए, मार्केट में कुछ ऐसा शेयर लगाए या निकाले, जो भी है वो रिस्क भी ले एंटरप्राइजेस को, तो वो लग जाना चाहिए। इट वॉज डन इन पास्ट व्हेन से मारुति वाज सेटअप, और ये पास्ट में हो चुका है जब मारुति सेटअप हुई थी। इट कैन बी डन अगेन, और ये फिर से हो सकता है। मैनी हैव पोटेंशियल्स टू बिकमिंग ग्लोबल चैम्पियन, दे कैन ऑल्सो बी आस्क इन्वेस्ट patience capital in strategic area where risk is high and where risk averse private investment may not be easily forthcoming. The Chinese have done as this well। तो यहाँ पर आप कर सकते हो, ये चीज़ों को धीरे धीरे उबार सकते हो, जहाँ रिस्क एरिया वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करके देख सकते हो। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ कंपनी ने या चाइना ने इस चीज़ को बड़े ही अच्छी तरीके से मैनेज किया। रीडायरेक्ट द प्राइवेट सेक्टर, आउटराइट प्राइवेटाइजेशन हैड अदर इम्प्लीकेशंस। तो प्राइवेटाइजेशन के कुछ अदर इम्प्लीकेशंस होते हैं। फर्स्ट, द नंबर ऑफ इंडियन प्राइवेट फर्म विच कैन बाय आउट पब्लिक सेक्टर फर्म आर वेरी फ्यू। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिया की बात करें तो जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो बहुत ही कम है कि जो आपके बैंकों को या इन सब चीज़ों को खरीदने की क्षमता रखते हों। देयर लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजियल रिसोर्स वुड बी बेटर यूटिलाइज्ड इन टेकिंग over the large number of private firm up for sale through the bankruptcy process and where a paucity of fund। तो यहाँ पर कई ऐसे प्राइवेट फर्म हैं जो उनकी
तो उनके मैनेजमेंट और इन सब की कमी के कारण उनको भी क्या करना पड़ा, सेल करना पड़ा, जो भी प्राइवेट प्लेयर थे। वायरस स्लोइंग डाउन द मच नीडेड रैपिड टर्न डाउन ऑफ दीज फर्म्स टू गिव हायर ग्रोथ मोमेंटम टू द इकोनॉमी। तो यहाँ पर उनके लिए बायर भी इतने जल्दी नहीं मिल पाए कि भाई वो तुरंत के तुरंत वो टर्न अराउंड कर पाए और अपनी इकोनॉमी में मदद दे पाए। Then these successful large corporate need to be encouraged to invest and grow both in brownfield and greenfield mode in domestic as well as international market। तो यहाँ पर जो हमारे प्राइवेट प्लेयर हैं, जो भी कॉरपोरेट हैं, लार्ज कॉरपोरेट, उनको हमें एनकरेज करना चाहिए कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो, जो भी ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड, मतलब जहाँ आप रिस्क दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी, और ग्रीन फील्ड मतलब जहाँ आपको लग रहा है कि भाई यहाँ तो सब चंगा ही चंगा है, वहाँ तो आप इन्वेस्टमेंट करते ही हो। तो ये घरेलू मार्केट चाहे इंटरनेशनल मार्केट, दोनों जगह उनको एनकरेज करना चाहिए कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो। दिस वुड बी बेटर फॉर इंडियाज एंटरिंग हायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री विथ एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रेट विच हैव बीन failing than the using their scarce resource of taking over the government enterprises with no real value additions to the economy in the near term। तो यहाँ पर इनका कहना ये है कि इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, मतलब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बजाय इसके कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों को बेच रही है जिनके पास ना तो रिसोर्स हैं, ना इस चीज़ का कोई मतलब वो है प्रॉपर नॉलेज है, ऐसे लोगों को बेच रही है। तो ये एक रियल में वैल्यू एडिशन नहीं होगा कि भाई आप ऐसे व्यक्ति को बेच दो जिसको अनुभव नहीं है, भली चाहे वो खरीद ले, लेकिन वो उस चीज़ को वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएगा और नियर टर्म में इकोनॉमी को फ़ायदा भी नहीं पहुंचा पाएगा। अब धीरे धीरे उस बिजनेस में रहेगा तो धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा, वो एक अलग बात, लेकिन वर्तमान में अगर वो इन्वेस्ट करता है और आप अपने ही मैनेजमेंट के थ्रू उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से रन करवा पाते हो, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। Sell at fair or lower than fair valuations to foreign entity, firm as well as fund has adverse implication from the perspective of being आत्मनिर्भर। और अगर आप दूसरे मतलब विदेशी लोगों को बेच देते हो, तो ये जो आपका आत्मनिर्भर वाला एक मिशन है उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। अगेन ग्रीनफील्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इज़ वॉट इंडिया नीड एंड नॉट टेक ओवर्स। तो यहाँ पर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट तो इंडिया के लिए जरूर आवश्यकता है, मतलब उसकी। देन देयर आर द ब्रॉडर कंसिडरेशन दीज एंटरप्राइजेस प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन एंड रिक्रूटमेंट। और यहाँ पर ब्रॉडर कंसिडरेशन की तरह देखा जाए तो जो एंटरप्राइजेज हैं वो एक रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाती हैं रिक्रूटमेंट में। विथ प्राइवेटाइजेशन दिस वुड एंड एंड अननेसेसरली जनरेट सोशल अनरेस्ट। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन का फंडा है, आपको मालूम होगा प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं होता, तो जैसे ही प्राइवेट हो जाएंगी तो ये जो रिजर्वेशन का फंडा है वो अलग हो जाएगा और बेवजह में सोशल अनरेस्ट डेवलप होगा। इन डीलिंग विद नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक क्राइसिस गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू यूज इट्स ओनरशिप टू गेट बैंक एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज टू डू सो मैनी थिंग ऑन एन इमीडिएट बेसिस। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने इन एंटरप्राइजेस का इस नोवल कोरोना वायरस के समय कई प्रकार से यूटिलाइज कर सकती है। सिमिलर ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट विथ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, लेकिन अगर वो बेच देगी तो उनका यूज़ नहीं कर पाएगी। वुड इट बी इंडिया इंटरेस्ट टू लूज द स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी दैट इज ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल वन प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर क्या इंडिया के ये इंटरेस्ट में होगा कि ये जो स्ट्रेटजिक कैपेसिटी है, मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेस में को अपने हाथ में रखना, क्या वो उसको लूज़ कर रहा है? मतलब फाइनेंशियल रूप से जो गवर्नमेंट के पास अभी पावर रहेगी तो क्या वो उसको लूज़ कर रहा है? इट वुड बी बेटर टू थिंक केयरफुली नाउ। और ये अभी एक बहुत अच्छा समय है कि इसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। दीज आर वन वे स्ट्रीट वेयर वन कैन नॉट रिट्रेस वन स्टेप ईजीली। तो यहाँ पर क्योंकि ये वन वे है, अगर आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो आप उसको ईजीली वापस नहीं कर सकते कि फिर आपने तुरंत के तुरंत फिर से आपने उसको पब्लिक एंटरप्राइजेस बना दिया। सो ये पूरा का पूरा आज का एडिटोरियल था। सो थैंक यू फॉर द लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के
में जब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।